रामा, जिसको तुमने अपने हाथों से पाल पोस कर जवान किया था और वो तुम पर अपनी माँ से भी ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपने ही हाथ उसके खून से रंग दिए? चंपावन के एक एक जानवर के दिल में बस यही सवाल उठता है। मुझे नहीं पता था एक वफादारी इतनी भारी पड़ेगी कि मुझे अपने सबसे अजीज दोस्त को अपने ही हाथों से गंवाना होगा। ये कहानी शुरू हुई थी चंपावन की सबसे अमीर महारानी मानवती से। जब दुश्मनों ने एक युद्ध में मानवती के पति को मार डाला था, तब उसका बेटा यशराज सिर्फ 2 साल का था। इतने बड़े चंपावन जंगल की जिम्मेदारियों को अकेले संभालना मानवती को मुश्किल नजर आ रहा था। इसलिए उसने कालिया नाम के एक साधारण से शेर से शादी कर ली और मानवती पर कालिया शेर का एक बेटा भी पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया गोपी। कालिया यशराज और अपने सगे बेटे गोपी में बहुत फर्क करता था। समय ने उड़ान भरी और मानवती के दोनों बेटे जवान हो चुके थे, लेकिन यशराज की युद्ध कला, महानता और प्रजा को इज्जत, इस सीख के पीछे सिर्फ एक हाथ था और वो था रामा, जो मानवती का सबसे पुराना और सबसे वफादार सिपाही था। रामा मानवती के पास आता है। महारानी मानवती, गोरखपुर से सोना लेकर वापस लौटना इस बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ लुटेरों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। किसी भी समय अचानक हमला हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं इस काम को यशराज को सौंप देती हूँ। वो जानता है, दुश्मन की हर चाल समझता है, कब कहाँ क्या करना है, वो सब कुछ अच्छे से जानता है। मानवती अपने बेटे यशराज को गोरखपुर के लिए भेज देती है। यशराज उधर से सोने के बक्से लेकर वापस लौट ही रहा था कि तभी पानी में से लुटेरे आते हैं और यशराज पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। लुटेरे यशराज का सारा सोना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यशराज को होश आता है और वो अपनी कश्ती को पीछे मोड़ता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। यशराज आगे बढ़ता है और एक कपड़े को हटाता है जिसके अंदर सोने के असली बक्से रखे हुए थे, और यशराज वहाँ से वो असली बक्से कश्ती में लेकर वापस चंपावन के लिए निकल जाता है। दरअसल कल जब यशराज यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, तब किरण नाम की एक शेरनी उसके पास आई। यशराज, तुम्हारे खिलाफ एक मंसूबा बनाया गया है। वो दोनों तुम्हें तुम्हारी माँ की नजरों में गिराना चाहते हैं। कल रात जब मैं नदी से अपने जंगल की तरफ लौट रही थी, तो तुम्हारे पिता कालिया और गोपी कुछ लुटेरों से बात कर रहे थे। वो जब यहाँ से वापस लौट रहा होगा, तभी तुम्हें उस पर वार करना है और वो सारा सोना हम तक पहुँचाना है। तुम बहुत चौकन्ना होकर वार करना, उसे मारना नहीं, सिर्फ बेहोश करना है। हमें मानवती के सगे बेटे को उसकी नजरों में गिरते हुए देखना है। और जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गई कि वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देती हूँ, फिर वो चाहे मेरे दुश्मन से ही क्यों न जुड़ी हो। ये कहकर किरण वहाँ से चली गई। दरअसल किरण उसी की बेटी है जिसने मानवती के पति यानी यशराज के पिता को मार दिया था, लेकिन यशराज उसकी सच्चाई देखकर उससे विवाह करने के बारे में सोच चुका था और इस तरह यशराज ने चालाकी से वो असली सोने के बक्से लाकर मानवती तक पहुँचा दिए और कालिया और गोपी बस देखते रह गए। मुझे तुम पर पूरा यकीन था, तुम हमेशा मेरे हुक्मों का पालन करोगे। इधर मानवती अपने बेटे यशराज पर गर्व कर रही थी और उधर कालिया और गोपी अपनी गुफा के अंदर जाते हैं और जब वो बक्से खोल कर देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली थे, जो लुटेरों ने उन्हें ला कर दिए थे। नहीं, हमारी खेली गई हर चाल को वो पहले ही समझ जाता है। अगर ऐसे ही वो सबका दिल जीतता रहा तो वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा और हम बस उसकी गुलामी करते रह जाएंगे। शांत हो जाओ गोपी, शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो। हम हार नहीं मानेंगे। हमारा अगला प्लान उसकी जिंदगी को तबाह कर देने वाला है। इधर कालिया और गोपी यशराज को तबाह करने के प्लान बना रहे थे कि तभी भागता हुआ इनका एक जासूस बाघमानव कालिया और गोपी तक पहुंचा। महाराज महाराज, अब उसे रास्ते से हटाना बहुत आसान है। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ, जल्दी बताओ क्या खबर लेकर आए हो? महाराज महाराज, मानवती महारानी का सबसे बड़ा दुश्मन वह है जिसने आज से 20 साल पहले मानवती के पति को खून से नहलाकर भेजा था, और आज यशराज ने उसी की बेटी किरण से विवाह रचा लिया है। गोपी, यही वो समय है तेरी माँ मानवती को यशराज के खिलाफ भड़काने का। अब देखते जाइए पिताजी, मैं कैसे जंती पर तेल छिड़कता हूँ। सबके सामने उसे जलील करवाऊंगा, फिर वो यहाँ से खुद भाग जाएगा। गोपी मानवती के पास जाता है। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरा बड़ा भाई यशराज पास के जंगल की शेरनी से विवाह करके आने वाला है और इस खुशी के मौके पर मैं सभी जानवरों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा गोपी, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे बड़े भाई की शादी है। हम अपने घर को भी सजाते हैं और जानवरों को भी इकट्ठा करते हैं। गोपी और मानवती अपने घर को सजाते हैं और बहुत सारे जानवरों को भी इकट्ठा करते हैं। इधर यशराज भी किरण से विवाह करके वापस लौट आया, लेकिन जब मानवती ने देखा कि वो उसके सुहाग के कातिल की बेटी है, तो मानवती गुस्से और दुख से भावुक हो गई। लेकिन मानवती कुछ कहती इससे पहले ही किरण बोल पड़ी। मैं जानती हूँ मानवती जी, मेरे पिता रघुबीर ने आज से 20 साल पहले युद्ध में यशराज के पिता को मार डाला था। ये बात आज भी आपके सीने में दर्द पैदा करती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई दुख नहीं पहुँचेगा। मेरी नजर में रघुबीर से जुड़ा हर जानवर यशराज के पिता का कातिल है, और मेरे दुश्मन और चंपावन के दुश्मन के साथ क्या किया जाता है ये तुम अच्छे से जानते हो यशराज। माँ, बचपन से मुझे सिखाया गया प्राण चले जाए लेकिन वादा ना टूटे, और मैं इससे हमेशा साथ देने का वादा कर चुका हूँ। तुम हमारे निर्णय को ठुकरा रहे हो यशराज।
लेकिन सभा में इकट्ठे हुए सभी प्रजावासी भी सुन ले, या तो रघुवीर की बेटी को सूली पर चढ़ाया जाएगा या फिर यशराज इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए, और ये मेरा आदेश है। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ माँ। अगर एक राजरानी होने के नाते तुमने अपना फर्ज निभाया है तो एक वादा मैं भी करता हूँ, मैं जहाँ भी रहूँगा आपके प्रति मेरे हृदय में इज्जत कभी कम नहीं होगी। आज्ञा दीजिए माँ। यशराज किरण को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया और गरीब जानवरों के बीच जाकर रहने लगा। कालिया और गोपी बड़े खुश थे क्योंकि मानवती के बाद राजगद्दी का पद गोपी को ही मिलना था। यशराज गरीब जानवरों के बीच रहकर भी उनके मुश्किल जीवन को आसान बनाने के लिए कई समाधान करता है। यशराज की पत्नी किरण गर्भवती थी, लेकिन इधर चंपावन में मानवती ने अभी तक भी गोपी को राजा घोषित नहीं किया था। एक बार मानवती और रामा को दूसरे जंगल किसी काम से जाना होता है। कालिया, मैं रामा काका के साथ कल तक के लिए बाहर किसी काम से जा रही हूँ, तब तक तुम और गोपी इन सिपाहियों के साथ इस जंगल की रक्षा करोगे। माँ, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मानवती और रामा तो चले गए, लेकिन ये रात यशराज पर एक कहर बनने वाली थी। गोपी और कालिया ने अपने जासूसी प्लान के मुताबिक इन सिपाहियों में से 2 सिपाहियों को छोड़कर सबको जान से मार दिया और खुद को भी जख्मी कर लिया। जब मानवती और रामा वापस लौटे तो देखा सिपाहियों की लाशें वहाँ पड़ी थी। देख मानवती, ये तेरे उस बहादुर बेटे ने क्या कर दिया हमारे साथ। उसने गोपी को भी जान से मारने की कोशिश की है। हमें ये राजगद्दी नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। हाँ महारानी जी, यशराज ने बड़ी बेरहमी से सब पर खूनी वार किए हैं। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन मैं आपको याद करा दूं, आपका ही बनाया गया नियम है, पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन हो या सगा भाई, उसकी सजा मौत है। राज्य के नियमों के बीच रिश्ते कभी नहीं आएंगे। यशराज ने अगर ये दुस्साहस किया है तो मेरा नियम उसके लिए भी बराबर होगा। तब गोपी और कालिया के जख्मों का इलाज होता है और इधर मानवती रामा को अपनी गुफा पर बुलवाती है। रामा, यशराज को मारना होगा। ये आप क्या कह रही है? नहीं महारानी, ये मुझसे नहीं होगा। कोई भी सिपाही उसका अंत नहीं कर पाएगा। वो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है रामा। एक तुम ही हो जो उसे मार सकते हो। रामा मानवती के हुक्मों को टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो यशराज के पास ही चला जाता है। यशराज रामा को देखकर बड़ा खुश होता है। अरे आओ आओ रामा काका, कैसे हो तुम? और माँ कैसी है? सब ठीक है, मैं तुम्हारी खैरियत ही पूछने आया हूँ। और किरण कहाँ है? अरे रामा काका, वो पानी पीने गई है। जल्द ही हमारी एक संतान भी होने वाली है। तुम दादा बनने वाले हो रामा काका। अभी यशराज ये कह ही रहा था कि तभी रामा ने पीछे से उस पर अचानक वार किया और यशराज वहीं गिर गया। मुझे माफ करना यशराज, मेरी मजबूरी बन गई थी। मानवती का आदेश था ये। सच्चाई जो भी होगी थोड़ी देर बाद वो सबके सामने आ ही जाएगी, लेकिन मुझसे वादा करो, तुम मेरी आने वाली संतान से कुछ नहीं छिपाओगे। तुम उसे सब सच बताओगे काका। ये कहते ही यशराज ने वहीं दम तोड़ दिए। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते यशराज। मजबूर और दुखी होकर रामा वहाँ से चल दिया। अभी रामा थोड़ी दूरी पर ही चला था कि उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आई। तब उसने छिपकर देखा कि कालिया और गोपी यशराज के पास आए। देखा पिताजी, कैसा षड्यंत्र रचा। मानवती की नजरों में यशराज को उन सिपाहियों का कातिल बनाकर उसके ही सबसे वफादार सिपाही रामा से उसका अंत करवा दिया। रामा ने जब ये सुना तो वो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और दौड़ता हुआ रानी मानवती के पास गया। दगा की है उन दोनों ने हमारे साथ। आज एक वफादार बेटा ही नहीं, एक वफादार योद्धा भी मारा गया है। इस जन्म में हम शायद ही इस पाप से मुक्त हो पाएंगे महारानी। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं यशराज को मारकर वहाँ से आ गया तो मुझे मारने वाला है। तेरी बेवकूफ माँ को ये विश्वास दिलाकर उसी के हाथों तेरा अंत लिखवा दिया है। अपने आखिरी समय में वो मुझे बहुत खुशी से कह रहा था कि आप दादा बनने वाले हैं। जिसने आज तक मुझे हर दुख में संभाला, मेरी खुशियों और बुरे समय का साथी बना। रामा, मैं उसी की कातिल बनकर रह गई। उन बाप बेटों का रचा षड्यंत्र मैं समझ ना पाई। चलो रामा, उस कालिया और गोपी को इसका जवाब देना होगा। तब वो दोनों उनकी गुफा तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी कुछ सिपाहियों से कालिया कह रहा था। सिपाहियों, अभी एक काम और बाकी है। जाओ, यशराज की पत्नी और उसकी संतान को भी कुचल डालो, और मौका लगते ही हम उस बूढ़े रामा और उस मूर्ख मानवती को भी रास्ते से हटा देंगे। रामा, तुम जल्दी से यहाँ से किरण तक पहुँचो। हमें उसकी संतान को हर हाल में बचाना है रामा। लेकिन महारानी, आपका क्या होगा? मेरी चिंता मत करो रामा, जल्दी जाओ। तब रामा तेजी से इसी जंगल आ गया और किरण भी अपने एक बेटे को जन्म दे चुकी थी। और मैं उन दोनों को लेकर तेजी से वहाँ से यहाँ आ गया था, लेकिन गोपी और कालिया ने मानवती को अपना बंदी बना लिया और वो सालों से उनकी कैद में है। सिपाही, यशराज के बेटे को मैंने उसके पिता की बहादुरी के सारे किस्से सुनाए हैं। तब वो सिपाही और रामा किरण और यशराज के बेटे के पास जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बाप एक महान योद्धा था। तुम्हारे बाप के जीवन की बड़ी दुखद घटना है, लेकिन उनकी महानता हमें आज भी याद है। हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तब यशराज का बेटा रामा और बहुत सारे सिपाही जाकर गोपी और कालिया पर तेजी से हमला बोल देते हैं और उसके सारे सिपाहियों का भी खात्मा कर देते हैं। यशराज का बेटा अपनी दादी मानवती को भी कालिया की बेड़ों से आजाद करा लेता है और मानवती यशराज के बेटे को जंगल का राजा घोषित करती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।